नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। भारत का विदेशी कर्ज मार्च के अंत में एक साल पहले की तुलना में 802% से बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के इस बाह्य कर्ज का फीसदी हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में है, जबकि भारतीय रुपये के रूप में देखे जाए तो कर्ज 31.2% है। वित्त मंत्रालय ने कहा, भारत का बाह्य कर्ज सतत बेहतर तरीके से प्रबंधित बना हुआ है। मार्च 2022 के अंत में इसका आकार 620.7 अरब डॉलर था। सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज 19.9% था। विदेशी मुद्रा भंडार और बाह्य कर्ज का अनुपात 97.8 और था। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद रविवार को जम्मू के सैनिक कॉलोनी में एक रैली करने गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद यहां उनकी पहली सभा होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान वे अपनी नई पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं। आजाद रविवार सुबह ही जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हुजूम के साथ निकले। इस्तीफे के बाद आजाद के भाजपा ज्वाइनिंग करने के ख्याल। आजाद ने यहां साफ कर दिया था कि वे जल्द नई पार्टी का ऐलान करेंगे और इसकी पहली यूनिट जम्मू कश्मीर में होगी, जहां साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होंगे। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर समेत 4 नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही है। इनके पहले उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया। उन्होंने कहा, यह देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान है। सब जानते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत एक बड़ा देश है, आप इन्हें समझौते कर सकते हैं, हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों से बात कर रहे हैं वो कुछ कदम उठाए जिससे कि रोहिंग्या मुसलमान वापस अपने देश जा सके। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और विधायक सुखपाल खैर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सियासी घमासान मच गया है। यह केस अरविंद केजरीवाल के फर्जी साइन वाले लेटर को पोस्ट करने के आरोप में दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ चेयरमैनों की नियुक्ति की गई थी। यह केस मोहाली में आईपीसी की धारा 465, 471 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत दर्ज हुआ है। इससे बढ़ के राजा वड़िंग ने कहा कि आपके वॉलंटियर ने यह लेटर पोस्ट किया था, वहीं से सबने एक कॉपी किया। इसे भाजपा ने भी पोस्ट किया था, तो उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? एमएलए सुखपाल चौहान ने कहा कि आप भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। कांग्रेसियों पर दबाव बना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल हो जाए। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद यूपी के फिल्म डायरेक्टर ने नया खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के तोतापुर के रहने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहम्मद अकरम अंसारी ने सोनाली के मौत के करीब 20 दिन पहले उनसे बात की थी। भास्कर से बातचीत में अकरम ने बताया कि 12 इवेंट्स में काम ऑफर करने के सिलसिले में उन्होंने सोनाली फोगाट से संपर्क किया था, लेकिन सुधीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए। अकरम अंसारी ने बताया कि उन्होंने 8 से 9 महीने पहले 12 इवेंट में 72 अभिनेत्री काम करने के लिए ईमेल के जरिए सोनाली फोगाट से संपर्क किया था। सोनाली ने पीए सुधीर सांगवान का नंबर देकर उनके बात करने के लिए कहा। सुधीर से बात की तो सुधीर ने इवेंट में सोनाली के काम करने के लिए हामी भर दी थी। तुम्हारी शादी को 3 साल होने वाले हैं। यदि तुम मुसलमान बन जाओगे तो 5 लाख रुपए देंगे। यदि तुम अपने होने वाले बच्चों को दोगे तो 1 लाख रुपए देंगे। तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और इंडियन बैंकिंग भी जानते हो। यह धमकी भरा लेटर भीलवाड़ा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिला है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए युवक को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। घर को बालकनी में मिल लेटर के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है और खुद का घर में बंद कर लिया गया है। बीकानेर के सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रिवाणा ने बताया कि शहर के विधेयक नगर निवासी विजय अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि वो पुणे स्थित एक बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 1 सितंबर की दोपहर घर की बालकनी में उन्हें एक लेटर मिला था। उसमें अपना और अपने बच्चों को धर्म बदलवाने के लिए लिखा हुआ है। लेटर में लिखा है कि अगर बात नहीं मानते हो तो सिर कलम कर दिया जाएगा। लेटर मिलने से पहले विजय के पास एक कॉल भी आया था।
पंजाब में कार सुपरदियन के बदले में 13,000 की रिश्वत लेने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। यह एएसआई फिरोजपुर के थाना मल्लावा में तैनात है। रिश्वत देने वालों की एएसआई का स्टिंग ऑपरेशन करने हुए वीडियो बना लिया। अब इसका वीडियो सामने आने के बाद एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कामलवाला के रहने वाले किसान सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2021 को उस पर लड़ाई झगड़े का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उसकी कार भी जब्त कर दी गई थी। फिर 20,000 रुपए की मांग, जिसमें 10,000 अपने लिए, 5,000 एसएचओ और बाकी मुंशियों के लिए मंगवाए थे। इसके बाद किसान ने बलविंदर से फोन पर बात की, जिसमें वह 8,000 अपने लिए और 5,000 एसएचओ के लिए लेने की बात कर रहा था। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा शहर में शनिवार को 11 हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रैली हीरा बाजार पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कुछ लोगों को चोटें आई है। इसके अलावा तनाव को देखते हुए शहर में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बीते दिनों डीसा तहसील के मालगढ़ गांव में लव जिहाद के कारण ही एक लड़की के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। लड़की के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी को पड़ोस में रहने वाले इजाज ने प्रेम जाल में फंसाया और घर से भगाकर ले गया। उसका धर्म भी बदल दिया गया है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम 5वें साल के प्रकाश सिंह बादल की सेहत की निगरानी कर रही है। डॉक्टर के मुताबिक पिछले 2-3 दिन से उन्हें हल्की बुखार था। इसके पहले भी उन्होंने अपनी सेहत की जांच करवाई थी। पीजीआई में उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल को कोरोना भी हो चुका है। जनवरी महीने में वह चेकअप के लिए लुधियाना के प्राइवेट अस्पताल आए थे, जहां उनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1977 में वह पहली बार सीएम बने थे। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल थी। वह पंजाब के सबसे युवा सीएम रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधरन राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूदगी में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। दिन भर बीजेपी की अलग अलग बैठक होगी। बीते दिनों बारिश के कारण पचमढ़ी में प्रस्तावित प्रदेश कार्य समिति की बैठक फैसले गए। आज छोटे स्वरूप में कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बीजेपी ऑफिस की बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी भोपाल पहुंचे। सिंधिया बीजेपी ऑफिस में आयोजित बैठक में शामिल होकर दिल्ली वापस जाएंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय व पंचायत चुनावों में मिले परिणाम पर प्रशंसा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां हम महापौर हारे हैं, वहां हम सबसे ज्यादा पार्षद जीतेंगे। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। ऐसे में आज यानी रविवार को 11 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के 50 सीटों पर बीजेपी के रोकने का फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल अगर एक साथ एक मंच पर आ जाए तो सब कुछ संभव है। सभी की पहली प्राथमिकता देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि बैठक के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर ही सीमित जाएगी। यही नहीं, पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें से लिखा है, बिहार में देखा, भारत में दिखेगा। बसपा की प्रदेश कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक 16 को पार्टी कार्यालय में होगी। पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने बताया कि इस बैठक में पार्टी संस्थापक शिवपाल सिंह यादव व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव आने की रणनीति जारी करेंगे। निकाय चुनाव के पहले चरणावरुद्ध तरीके से आंदोलन चलाने की घोषणा की जाएगी। पार्टी संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को विभिन्न पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें तय किया गया कि पार्टी जनहित के मुद्दे को लेकर निरंतर आंदोलन चलाएगी। जनता की समस्याओं का निस्तार करने का लिए अभियान चलाया जाएगा। स्थानिक स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान निकाय चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया है। 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
कांग्रेस में हल्ला बोल रैली पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को बहुत नुकसान पहुंचाया और देश को पीछे धकेल दिया था। उसकी हल्ला बोल रैली महज एक ढोंग थी। कौशाम्बी जाने से पहले केशव ने प्रयागराज में कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तक की ओर है, उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने की ओर है, उसकी रैली से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। सही मायनों में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। दातागंज धान के सीजन में बिजली कटौती ने किसानों को परेशान कर दिया है। ऐसे में किसान सड़कों पर आने का मजबूर हो गए हैं। शनिवार को तो समाधान दिवस में किसान बिजली कटौती के विरोध में तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे। जिले में सबसे ज्यादा समस्या विद्युत वितरण खंड द्वितीय दातागंज में है। दातागंज तहसील को जिले की धान बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ फसलों की सिंचाई पूरी तरह से नकपुलों पर निर्भर है। इस बार बारिश भी अच्छी नहीं हुई है और बिजली कटौती को लेकर वोल्ट के कारण नकपुल की भी चल रही है। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के तहत आने वाले समरेर, दातागंज, ककराला, अलापुर, उसावा में लगातार किसान बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली उपकेंद्रों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को सीतापुर के दौरे पर है। सुबह 9:30 बजे डिप्टी सीएम ने तहसील सुधौली के आंगनबाड़ी केंद्र गढ़ीराव में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अन्नप्राशन संस्कार एवं गोद भराई कार्यक्रम में 5 महिलाओं की गोद भराई की तथा 3 बच्चों का अन्नप्राशन करके उनको खीर खिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए गए। कक्षा में बच्चों के पास घुटनों पर बैठकर डिप्टी सीएम ने शिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सभी पत्रों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीतापुर में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं महसूल कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद डिप्टी सीएम विकास खंड कसमंडला की ग्राम पंचायत मोहली के गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपने नए राजनीतिक करियर की जम्मू से शुरुआत कर देंगे। उन्होंने रविवार को सैनिक फार्म में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटाकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अपनी मजबूती का संदेश देने की कोशिश की। जम्मू में आजाद ने कहा कि मेरे दिल की धड़कनों में जम्मू कश्मीर की पूरी जनता बसती है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक शामिल है। अब मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ इंसान हूं। सभी को पता है कि मेरा महबूब इस्लाम है। मेरे कांग्रेस छोड़ने के बाद बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 विधायक भी उनके साथ इस मंच पर है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अब सिर्फ बसों में जेल जाते हैं। वे डीजीपी कमिश्नरों को बुलाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और 1 घंटे के भीतर ही चले जाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सहित तमाम भर्तियों के विवाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय महिला सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। शनिवार को अपने फेसबुक पेज में प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हुई भर्ती घोटाले ने होनहार युवाओं का निराश करके रखा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार सामने आया हुआ है और दूसरी ओर विधानसभा में हुई भर्तियों में भी भारी घोटाला सामने आया है। इसमें तमाम नेताओं के रिश्तेदारों और संबंधियों को बड़ी संख्या में पद बांटे गए हैं। अमृतसर परियोजना के तहत केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पैरवी की। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नर्मदा के दौरे पर है। इस यात्रा के दौरान नाहलोद तालुका के लचरस गांव ने आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में निर्मित अमृत सरोवर का दौरा किया। मंत्री के इस दौरे के दौरान जिला कलेक्टर श्वेता तेवड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष नर्मदा सुगर और भरूच दूधधारा डेयरी के अध्यक्ष श्री मौजूद थे। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने फिर से सक्रिय हो गए हैं। कुछ समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद अब वह कांग्रेस के कार्यकरों में भी नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले भरत सिंह सोलंकी पत्नी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं, मेरा भरत सिंह सोलंकी से कोई समझौता नहीं है।
जबकि भरत सिंह अपना घर नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस क्या करेगी? माधव सिंह की मृत्यु के बाद भरत सिंह अनियंत्रित हो गए थे। रेशमा पटेल भी कह रही है, मेरा पति भरत सिंह 2 पाटीदार लड़कियों से शादी के बाद 24 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से पहले भी इस वीडियो के सामने आने के बाद तरह तरह की दलीलें की जा रही थी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की अल्लाह बोल रैली में राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। किसान, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने ईडी की कार्यवाही पर भी मोदी सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। 55 घंटे क्या, 500 घंटे 5 साल भी पूछताछ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता ने कहा, यूपीए सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए बहुत से काम किए। हम मजदूरों के लिए मनरेगा योजना लेकर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, मनरेगा गरीबों का अपमान है। अगर यूपी का मनरेगा नहीं होगा तो हिंदुस्तान में आग लग जाती। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने हमारी आर्थिक सख्ती को खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। उन्होंने कहा, 2 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दे पाएंगे। देश को रोजगार छोटे उद्यम देते हैं, किसान देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि आरोपी भाजपा के एक नेता का रिश्तेदार, जिसने शराब पीने को लेकर बहस शुरू कर दी और फिर अपने दोस्तों के साथ मारपीट कर हवा में फायरिंग कर दी। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज की है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि शुक्रवार शाम को 3 युवक रेस्टोरेंट पहुंचे और शराब पीने लगे। मालिक ने तब कहा कि यह एक पारिवारिक रेस्टोरेंट है और शराब की अनुमति नहीं दी जाती। तभी अभियोजक ने कहा कि आरोपी एक भाजपा नेता का रिश्तेदार है, जिससे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और आग लगाने की धमकी दी। पवन की शिकायत के आधार पर खमरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम का इमाम और दूसरा फेरिया है। 2 शराबी युवकों ने उसे रोका और उससे पाकिस्तानी और बम विस्फोटों का साजिश करता बताते हुए उसकी हत्या कर दी, जिन्हें स्थानिक लोगों ने बचाया। बता दें कि आरोपी के नाम सन्नी और सचिन है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले दर्ज किए हैं और गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मोदी नगर के सोंडा इलाके की है। वीडियो में दिख रहे दोनों युवक स्कूटी पर है। वे नशे में है। पहले वे एक मस्जिद के इमाम को रोकते हैं, उन्हें पाकिस्तानियों के रूप में मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद फेरिया आता है, उसे भी मारते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सीएम राय स्कूल में एक महिला शिक्षक और स्कूल क्लर्क के बीच मारपीट को हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला शिक्षिका ने स्कूल परिसर में सबके सामने लिपिक को थप्पड़ मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। उधर डीईओ ने इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कल अवमानन के मामले में भगोड़ा व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकती है। बता दें कि माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के ब्रेक ऋण चुक मामले में एक अवमानन मामले में दोषी पाए गए हैं। उस समय न्यायाधीश रहे यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने 10 मार्च 2022 को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर अपना आदेश सुरक्षित किया था। शीर्ष अदालत ने अवमानन कानून और सजा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता को सुना था, पर माल्या के वकील अंकुर सहगल को सजा के पहलू पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही वकील अंकुर सहगल ने प्रस्तुतियां पेश करने में असमर्थता व्यक्त की है, फिर भी हम उन्हें 15 मार्च 2022 तक एमकेएस क्यूरी को एक अग्रिम प्रति के साथ अपना सबमिशन दाखिल करने का एक और अवसर देते हैं। दिल्ली के बाद अब देहरादून पुलिस भी यूट्यूब बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराएंगी। कटारिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 11 जुलाई को देहरादून पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि उसने किमाड़ी मार्ग पर ट्रैफिक सड़क रुकवाकर शराब पी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। सुर्खियों में आने के लिए किया गया यह काम उस पर भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे बुलाने का प्रयास किया, मगर वहां देहरादून नहीं आया। इस पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर गिरफ्तारी के लिए दबिश की जा रही है। इससे पहले पुलिस को आशंका थी कि वह विदेश भाग सकता है, तो उसकी पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट में सिगरेट पीने के मामले में दर्ज मुकदमे में तहत उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।
अब देहरादून के मामले में भी पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि जल्द कटारिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उपदेश के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।